रेलवे में शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन तरीके से भरने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है। 1031 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो 713 पदों पर है। बाकी इसमें लाइब्रेरियन और कुछ अन्य पदों की वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात करेंगे। इसकी एग्जाम डेट क्या है, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, बेस्ट बुक, एग्जामिनेशन फीस, साथ साथ यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, कुल पदों की कितनी संख्या है, लास्ट डेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ पाएं। आप सभी को पता है कि सिलेबस में यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी एक टॉपिक है जिसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 जो है नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे, इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें जो फॉर्म है 7 जनवरी 2025 से भरे जा रहे हैं। 6 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आपको अगर फॉर्म भरना है तो फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो वीडियो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फॉर्म भरने वाले वीडियो को। जिस तरीके से मैं भरूंगा फॉर्म उसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। इसमें जो पद हैं 713 पद हैं टोटल। पीआरटी के हैं 188 पद, टीजीटी के हैं 338 पद और पीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर जो है वो 187 पद हैं। इसमें जो उम्र की बात की जाएगी वो 18 साल से लेकर के 48 साल के बीच आपकी यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर ओबीसी, एससी/एसटी को 3 साल 5 साल की छूट दी जाती है वो यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो एज की काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर की जाएगी। इसमें जो पीआरटी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। योग्यता की बारे में भी हम आगे बात यहाँ पर कर लेंगे। तो सिलेबस में यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और ये पेपर आपका जो होगा सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पर ही आपको ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। 85-15 का यहाँ पर रेशियो रहेगा। 85-15 का मतलब जैसे 100 नंबर का आपका पेपर होगा तो वो जो है उसका 85% जो है कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस 15% जो होंगे जो आपका इंटरव्यू एक तरीके से बोल सकते हैं, फिर डेमो बोल सकते हैं या फिर स्किल टेस्ट बोल सकते हैं। ये 150 नंबर का होने वाला है। तो इसका जो 150 नंबर में से जितने भी नंबर आपको मिलेंगे उसका 15% यहाँ पर ऐड किया जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। सिमिलर में जिस तरीके से आप समझ सकते हैं केबीएस की वैकेंसी भी कंप्लीट हुई 85-15 के रेशियो में, यानी 85% लिया गया था आपके रिटेन एग्जाम से, 15% लिया गया था आपके वही डेमो कम स्किल टेस्ट से। तो सेम यही प्रोसेस जो है इस बार रेलवे ने अपनाया है। तो ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर में से आप 100 नंबर अगर ले आए सपोजेट, तो यहाँ से आपको 85 नंबर आपके ऐड होंगे और 150 नंबर का यहाँ पर जो है ये स्किल टेस्ट या इंटरव्यू या फिर डेमो बोल सकते हैं। 150 नंबर में से अगर मान लीजिए आप 100 नंबर यहाँ पर ले आते हैं डेमो स्किल टेस्ट में से, तो 100 का 15% यहाँ पर निकाला जाएगा। तो मतलब जो है 15 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। इस तरीके से 85 + 15 जोड़ करके टोटल 150 और प्लस 100 इधर से 250 नंबर में से आपकी मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया। बहुत ज़्यादा खास अंतर यहाँ पर नहीं आने वाला है, जो कि 15% यहाँ पर लिया जाएगा। अब जो इसका सिलेबस है इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगी 50 नंबर के 50 प्रश्न आपके यहाँ से रहेंगे। जीएस के 15 प्रश्न हैं 15 नंबर के होंगे। रीजनिंग के 15 प्रश्न हैं 15 नंबर के होंगे। मैथ के यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के होंगे। और जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 10th लेवल तक मिलेगी, ये आपके 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपके टोटल जो प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं 100 प्रश्न रहेंगे और टोटल यहाँ पर जो नंबर आपको मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा तो 100 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है, जिसका 85% से आपकी जो मेरिट होगी वो यहाँ पर आगे डिसाइड होगी। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा इसका हम 85% ही लेंगे। इसके बाद जितनी हमारे पास वैकेंसी हैं उसका 2 से 2.5 गुना ही हम जो है अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 का मतलब है डेमो स्किल टेस्ट के लिए जो आपका होने वाला है। तो जितनी वैकेंसी होंगी जोन वाइज ही आपको फॉर्म भरना है।
एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। डबल जोन से अप्लाई करेंगे तो फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो किसी एक ही जोन से आप अप्लाई कर लीजिए जहां पर आपको वैकेंसी दिख रही है, जहां पर आपको सुटेबल लग रहा है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जोन से अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। मान लीजिए आप इलाहाबाद जोन में आते हैं तो आप गोरखपुर जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, भर सकते हैं। मुंबई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहां के लिए भी अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर बहुत बेहतर करेंगे यहां पर जो है रिटन एग्जाम में, तभी आप जो है 2 गुने या 2.5 गुने में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्किल डेमो टेस्ट के लिए। फिर यहीं से जो है 85% और प्लस 15% मिलाते हुए आपकी मेरिट होगी, वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझ लिया पीआरटी के लिए। अब हम बात करेंगे जो प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट है आपका 50 नंबर वाला, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे आगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर कुछ और चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं हम। इसमें कहा गया है कि आप फार्म में करेक्शन कर सकते हैं 9 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कहीं पर भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन अगर आप फार्म में करते हैं तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो एक बार में सही फार्म भरिए। जिस तरीके से हमने फार्म भरा उसी तरीके से आपको फार्म भरना है। फार्म भरने वाला वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। वहां से जिस तरीके से मैंने फार्म भरा उसी तरीके से फार्म भरिएगा, आपको कोई गलती नहीं करनी है। अंत आप करेक्शन भी करेंगे और 250 रुपये आपको देना भी पड़ेगा। इसमें देखिए फिर कहा गया है नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा जिस तरीके से केबीएस में अपनाया गया था। एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपये अभी आपको सबमिट करना पड़ेगा जनरल ओबीसी के लिए। अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो आपको 400 रुपये रेलवे बाद में रिफंड कर देगा। 250 रुपये जो फीस रखी गई है वो अदर सभी कैटेगरी के लिए रखी गई है, SC/ST के लिए रखी गई है। और इसमें कहा गया अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो आपकी फुल रिफंड 250 रुपये जो होंगे वो बाद में आपको वापस कर दिए जाएंगे। और इसमें क्वालिफाइंग भी रखा गया है, मतलब 2.5 गुना और 2 से लेकर के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट तो किया जाएगा डेमो स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन इसमें कंपलसरी किया गया है कि जनरल और EWS के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको जो 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है उसमें कम से कम 40% टोटल जो है आपको लाना जरूरी है, तभी जो है आप यहां पर जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 40% से तो बात वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि 2 से 2.5 गुना अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे तो मुझे लग रहा है कि जो 100 नंबर का पेपर होगा इसमें कम से कम आपको 75 नंबर या 75 प्लस नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हर बच्चा जो पढ़ने वाला है वो अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकता है अगर पेपर ठीक ठाक लेवल से आ गया तो। वहीं पर ओबीसी के लिए 30% क्राइटेरिया रखी गई, SC के लिए 30% और ST के लिए यहाँ पर 25% यहाँ पर रखी गई है। जोन वाइज ही आपको अप्लाई करना है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पीआरटी में आपको इन हैंड 65,000 प्लस सैलरी मिलेगी, टीजीटी की में 75,000 प्लस सैलरी मिलेगी, पीजीटी में आपको 85,000 प्लस सैलरी मिलेगी, प्लस ऑल जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं रेलवे की तरफ से, जैसे आपको आवास मिल जाएगा और फ्री यात्रा आपको हो जाएगी, ट्रेन में आप बिल्कुल आ जा सकते हैं पास के थ्रू। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो जाती है, जितना पैसा लगता है बच्चों के पढ़ाई पर वो पूरा रेलवे ही देती है। बाकी और भी फैसिलिटी हैं जो कि रेलवे आपको मुहैया करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आप सभी को पता हो ये परमानेंट जॉब है, संविदा पे नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि संविदा पे है, संविदा पे नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है जो रेलवे की तरफ से स्कूल से वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है आपको जाकर के पढ़ाना है। तो ये मोटा मोटा आपने यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया। अब मैं इसके नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर छूट रही हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर ली। अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो अभी बेस्ट बुक मार्केट में आई नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो रेलवे शिक्षक भर्ती के नाम से एक हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो होंगे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन फीस के बारे में हमने बात कर ही लिया, सिलेबस के बारे में अभी आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चयन प्रक्रिया हमने बता दिया है कि पहले आपका CBT एग्जाम होगा, फिर जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। संभावित अगर हम परीक्षा तिथि की बात करते हैं तो इसका एग्जाम मुझे लगता है कि अगर रेलवे बहुत जल्दी करता है तो भी अगस्त सितंबर के पहले यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो पाएगा। योग्यता के बारे में आगे हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर लास्ट डेट हमने बता दिया कि लास्ट डेट इसकी जो रखी गई 6 फरवरी 2025 रखी गई फार्म भरने के लिए। पदों की संख्या के बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया, टोटल 713 पद हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले आगे हम बात करेंगे। अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें
जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपकी जो डिग्री है वो 6 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 6 फरवरी 2025 तक हर हाल में यहाँ पर आ जाना चाहिए। और अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया हुआ दिसंबर 2024 वाला, ये लोग अगर पास हो चुके हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर हम सीटेट के बारे में बात करते हैं तो सीटेट के लिए जो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं और एससी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी, इनको 82 नंबर चाहिए। अगर 82 नंबर आपके आ चुके हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर रेलवे वाला फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी में आप हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पर 90 नंबर जरूरी होता है। तो अगर आपके नंबर इतने आ गए तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ जो चीजें यहाँ पर छूट रही हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम यहाँ प्राइमरी टीचर के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी टीचर के बारे में आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास है 50% अंक के साथ और आपने डीएलएड कर लिया है तो बिल्कुल आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर फिर कहा गया है कि अगर आप इंटर में 45% अंक पाए थे और आपने जो है डिप्लोमा किया है, वही डीएलएड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आप इंटर पास है 50% अंक के साथ और 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता है अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें कहा गया अगर आप इंटर पास है 50% अंक के साथ और डिप्लोमा आपने कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप यहां पर पात्र हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप अगर किए होंगे डीएलएड यहां से, तो ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है तो ये भी लोग यहां पर पात्र हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक लाइन यहां पर जो है मुझे लगता है कि बाई मिस्टेक यहां पर दी गई है, ऐसा रेलवे को करना नहीं चाहिए, संशोधित एक पत्र निकालना चाहिए। इसमें बीएड वाले जो है एज पर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो है यहां पर वैलिड नहीं है प्राइमरी के लिए, तो इनको यहां पर मुझे लगता है कि हटाया जाना चाहिए। इस पूरी लाइन को हटा देना चाहिए, अन्यथा ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, फिर दिक्कत यहां पर होगी। और मुझे लगता है जब रेलवे संज्ञान लेगा तो एक संशोधित जो पत्र जरूर मुझे लगता है निकालेगा। फिलहाल बीएड वाले मुझे नहीं लग रहा है कि एलिजिबल हो पाएंगे पीआरटी के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ही यहां पर मना कर चुका है। तो मुझे लगता है बीएड वालों को प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बस मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला ये फंसेगा और आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इसके लिए। तो ये चीज आपने यहां पर समझ लिया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। प्राइमरी में जो वैकेंसी आई हुई है वो अलग अलग टीचर के लिए, जैसे प्राइमरी में इंग्लिश टीचर के लिए है, मैथ्स टीचर के लिए है, साइंस टीचर के लिए है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहां पर होगा कि जो आप सेलेक्ट होंगे तो आपको वही सब्जेक्ट पहले से ही पढ़ाना होगा। क्लास 1 to 5th में इंग्लिश आपको पढ़ानी होगी अगर आप इंग्लिश टीचर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। वहीं पर मैथ अगर आप सेलेक्ट होते हैं मैथ टीचर के लिए तो आपको मैथ पढ़ानी होगी 1 to 5th में। तो पहले ही यहाँ पर कुछ पोस्टें दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन ले लेना है। देखिए, चाहे वो प्राइमरी टीचर इंग्लिश हो, चाहे प्राइमरी टीचर मैथ हो, चाहे साइंस हो, सबके लिए सेम जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, जो हमने आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिए। यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी के सिलेबस के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। टीजीटी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं, प्लस यहाँ पर कहा गया 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। डीएलएड कोर्स अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। होता क्या था कि टीजीटी में अभी तक जो है बीएड वाले अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डीएलएड के बारे में भी दिया गया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप डीएलएड कर चुके हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म में आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो भी चीजें होंगी वो बाद में देखा जाएगा, या कुछ चीजें मैं पता कर लूंगा विभाग से कि वास्तव में डिप्लोमा वालों को टीजीटी में मौका दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले केवल और केवल कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के ही मास्टर बन सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो। अगर इंटर के बाद डीएलएड किया है तो केवल और केवल कक्षा 1 से 5 तक के ही मास्टर यहाँ पर बन सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर दिया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कहा गया है ग्रेजुएशन हो आपके पास, और प्लस आपके पास जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए 2 इयर्स वाला, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो है टीजीटी के लिए। और फिर इसमें कहा गया है 50% अंक के साथ जो है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक के साथ बीएड होना चाहिए, 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस 1 साल का बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं।
फिर इसमें कहा गया है कि अगर आप 12th पास हैं और 50% अंक हैं 12th में, फिर 4 साल का बीएलएड अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। ग्रेजुएशन अगर आपका 50% है प्लस आप 1 ईयर जो बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर छूट रही थी पीआरटी में, पीआरटी में सब चीज़ें तो चाहिए आपको, जो हमने आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई थी, साथ साथ आपका सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है वो यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। यानी ओबीसी एससी को 82 नंबर सीटेट में होने चाहिए और यहाँ पर बाकी जो है 90 नंबर यहाँ पर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें एक लाइन और लिखी गई है कि टेट लिखा गया है सीटेट की जगह पर। इसमें कहा गया है कि अगर आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य में अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 रीजन आते हैं, गोरखपुर और इलाहाबाद, अगर आप यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपने यहाँ पर यूपी टेट दे रखा है और अगर आपको 82 या 90 नंबर मिले हुए तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हिडन है, नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं लिखा गया, टेट लिखा गया है, तो ऐसे लोग अभी अप्लाई ना करें। अभी डेट है, मैं पता करके बताऊंगा। फिलहाल जिनके पास सीटेट है वो यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। अगर आपके पास जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य का अगर आपके पास टेट है तो अभी फिलहाल आप रुके रहें, अभी आप अप्लाई ना करें, मैं पता कर लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सीटेट यहाँ पर होना चाहिए, सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी के लिए। पर आप आरआरबीज देख पा रहे होंगे, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, ये सभी आरआरबीज हैं, यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। हमने प्राइमरी के बारे में बात यहाँ पर कर लिया कि सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स डीएलएड या फिर बीएड या 1 ईयर बीएड प्लस जो है सीटेट का पेपर 2 आपके पास यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें 82 या 90 नंबर आपके होने चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। अभी हमने जो बात यहाँ पर किया, यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका उस सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास बीएड यहाँ पर होना चाहिए। इसमें सीटेट की बात नहीं कही है, तो आप यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इस हिसाब से यहाँ पर जो फॉर्म है वो अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। फार्म आपको ऑनलाइन तरीके से ही भरना है। फार्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, आप आराम से फार्म यहाँ पर भर सकते हैं। इसमें आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर हमने भेज दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप एमए टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और sarkarijal.com पर जाकर के वहाँ से इस फार्म का अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का जो वीडियो है अभी उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जो छूट रही हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे प्राइमरी टीचर में हमने आपको बताया था जो 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका प्रोफेशनल एबिलिटी आने वाली है, उसको आप इस तरीके से समझिए। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब हो गया सीडीपी, और सीडीपी में आपके जो होंगे मुख्यतः 4 टॉपिक में आपकी डिवाइड की गई है। जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें 50 नंबर के आपके प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 50 प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। बाकी जो है वो हमने आपको बता रखा है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब हो गया सीडीपी, और सीडीपी जो होगी वो आपकी वो उसमें कुछ वही पेडागोजी वाले टॉपिक जो है जिस तरीके से DSSS पूछता है उससे ही मिलते जुलते टॉपिक जो है इसमें लिए गए हैं। अगर कोई DSSS पीआरटी की तैयारी किया होगा तो उसको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। जैसा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा गया अंडरस्टैंडिंग लर्निंग से 18 से 20 प्रश्न आपके बनेंगे, जिसमें आपका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक शिक्षण हो गया, मॉरल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, लर्निंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सब आपने पढ़ रखा होगा CDP में, वहीं से चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। फिर दूसरा टॉपिक्स में कहा गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी आपको टीचिंग लर्निंग मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे और किस तरीके से आपको पढ़ाना है, शिक्षण विधियां पता होना चाहिए। 18 से 20 प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे। ये कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा फिर इसमें कहा गया 4 से 6 प्रश्न आपके मिलेंगे क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो कंडक्टिव लर्निंग से आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे 4 से 6 प्रश्न। स्कूल ऑर्गेनाइज्म एंड लीडरशिप से आपके 4 से 6 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन समावेशी शिक्षा से आपके यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका NEP वगैरह रहेगा, रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन रहेगा। तो ये कुछ हैं, ज़्यादा यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये पेडागोजी और प्लस एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी और प्लस CDP, इसमें कई सारे जो है सब्जेक्ट का मिक्सअप है, लेकिन है ये एक तरीके से बेसिक CDP ही। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। तो ये आपका सिलेबस था पूरा जो है प्राइमरी वाला। इसी तरीके से TGT में जो है 100 नंबर का पेपर होगा,
50 नंबर में प्रोफेशनल एबिलिटी पूछी जाएगी। तो टीजीटी में प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर की जो पूछी जाएगी, बाकी सेम जो पीआरटी वाला सिलेबस है वही रहेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, सब कुछ सेम यहाँ पर वही रहने वाला, वही 85-15 का रेशियो रहेगा टीजीटी और पीजीटी में। लेकिन टीजीटी और पीजीटी में जो प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगी 50 नंबर की, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं, तो 50 नंबर आपकी इंग्लिश पेडागोजी ही आपकी उसमें रहेगी। इंग्लिश रिलेटेड आपके सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप जब डाउनलोड करेंगे सिलेबस को तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब कुछ समझ लिया। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आई होप, मुझे लगता है सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, कोई दिक्कत अब आपको है नहीं। एक बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।